नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीटी एजुकेशन। तो आज का हमारा सेशन है, इसका जो टॉपिक है वो है स्क्रैमजेट इंजन्स। ये आपका रिलेटेड रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और स्पेस टेक्नोलॉजी से और डिफेंस एंड रिसर्च से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं, एक एक करके सब पढ़ेंगे। स्क्रैमजेट इंजन्स क्या है और ये दूसरे इंजन से किस तरीके से डिफर करते हैं, किस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है और क्यों इसको जो मोस्ट पावरफुल नेशंस है वो अपनाना चाहती हैं अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, ये भी हम सीखेंगे आज। स्क्रैमजेट इंजन्स बेसिकली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया था और डीआरडीओ को बधाई दी थी फॉर टेस्टिंग द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। डीआरडीओ ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी, जिसकी बधाई राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करके दी। ये बेसिकली एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल है, अनमैन्ड है, ये भी याद रखिएगा। अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल है दैट कैन ट्रेवल 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड के 6 गुना ज्यादा ट्रेवल कर सकती है। तो HSTDV में क्या है, HSTDV में जो इंजन्स लगे हैं वो है स्क्रैमजेट इंजन्स। स्क्रैमजेट इंजन्स क्या है, स्क्रैमजेट इंजन्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट। इसी को हम कहते हैं स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट। इसको एक और नाम से कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एयर ब्रीथिंग इंजन्स। एयर ब्रीथिंग इंजन्स भी कहे जाते हैं और ये अचीव कर सकती है स्पीड ऑफ अप टू मैक्स 6 की स्पीड अचीव कर सकती है। ये इसका मॉडल है। बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें एकदम बिल्कुल बेसिक में समझा दूं कि जैसे अगर हमें थ्रस्ट जनरेट करना है, हमें एक बॉडी को मूव कराना है, उसके लिए हमें थ्रस्ट चाहिए होगा। थ्रस्ट के लिए या फ्लेम के जरिए आप उसे थ्रस्ट को लेके आ सकते हैं। इसमें आपको चाहिए 3 चीजें, पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन या एयर और तीसरी हीट। इन तीनों का जब मिश्रण होता है तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जिससे थ्रस्ट मिलता है, जिससे बॉडी मूव करती है। अब होता क्या है कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको रॉकेट का स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये रॉकेट का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर की ये वॉरहेड होती है, टोपी, जिसमें सैटेलाइट फिक्स करते हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इसमें फिट किए जाते हैं। यहां से इसकी एक गाइडेंस असेंबली होती है, जिससे इसको कंट्रोल किया जाता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ये इसका फ्यूल टैंक होता है जो इसे मूव करने में मदद करता है, और ये ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। तो बेसिकली जो प्रोपेलेंट बनता है आपका, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर से मिलकर प्रोपेलेंट क्रिएट होता है। अब इसके 3 स्टेज होते हैं। इसमें पहला आता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है, ध्यान से समझिए। कंप्रेशन में क्या होगा, जो आपका जो ऑक्सीजन है वो यहां से आएगा, इनलेट बॉडी ऑक्सीडाइजर से आएगा, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां से भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद फिर उसका होगा कंबंशन। कंबंशन कैसे होगा, वो जब आगे जाएगा तो उसमें फ्यूल इंजेक्ट होगा, यहां पे ये हॉट एयर बन जाएगा, और जैसे ही वो फ्यूल के साथ मिलेगा तो वो हीट जनरेट करेगा, फ्लेम जनरेट करेगा, और फिर वो एग्जॉस्टन क्रिएट करेगा, और एग्जॉस्ट से फिर बॉडी को थ्रस्ट मिलेगी, बॉडी मूव करेगी। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। अगर यहां पे मैं हीट क्रिएट कर दूं, यहां पे इनको मैंने अटैच कर रखा है किसी चीज से, कॉपर वायर मान लेते हैं, और जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो ये वाली बॉडी इधर मूव करेगी और ये वाली इधर मूव करेगी। बेसिकली यही प्रिंसिपल रॉकेट्स में लगाए गए, और ये जो सिस्टम था ये प्रोपेलेंट बना, और ये जो है ये हमारा रॉकेट सिस्टम है जो आगे मूव करती है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। 3 स्टेजेस कौन कौन से, कंप्रेशन, कंबंशन, एग्जॉशन। आई नो टेक्निकल है, इंजीनियरिंग रिलेटेड है, तो थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उनको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ही बेसिक, क्योंकि इतना तो मैंडेटरी है। हम ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे कि कंबंशन कितने टाइप के, कंप्रेशन कितने टाइप की, एग्जॉशन कितने टाइप के, इसके डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको फ्लेम जनरेट करना है तो आपको 3 चीजें चाहिए, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट। प्रोपेलेंट जो होता है वो फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइजर क्या होता है, ऑक्सीडाइजर टैंक ये रही, ये ऑक्सीडाइजर टैंक होती है। तो बेसिकली जो रॉकेट होता है तो उसमें जो पहला स्टेज आता है वो लिफ्ट अप होता है, लिफ्ट ऑफ, मास लिफ्ट ऑफ। तो जो लिफ्ट ऑफ जो स्टेज होती है उसमें ऑक्सीडाइजर टैंक के कारण जो वेट होता है बॉडी का वो काफी बढ़ जाता है, तो काफी मतलब वेट लेके उठना पड़ता है। जो दूसरे इंजन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजर साथ में लेके चलने के लिए मैंडेटरी होते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट में ऐसा नहीं है। स्क्रैमजेट में आप इस चीज को हटा सकते हो, जिससे आपकी जो बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है और लिफ्ट ऑफ करने में आसानी होती है। तो स्क्रैमजेट इंजन्स इसीलिए बेसिकली यूज की जाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर ऑक्सीडाइजर टैंक का यूज नहीं होता है। अब कितने टाइप के जेट्स हैं, बेसिकली 3 टाइप के हैं। एक है आपका टर्बोजेट, जेट इंजन। इनमें क्या होता है, टर्बोजेट में क्या होता है
कि बेसिकली इनका तो ये मूवेबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और इनमें जो होते हैं कंप्रेसर लगे होते हैं गैस टरबाइन वाले, जो कि ऑक्सीजन को कंप्रेस करते हैं। जबकि रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों में ही कंप्रेसर नहीं होते, ये भी एक ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंप्रेसर नहीं होता। तो फिर इसमें कंप्रेशन होता कैसे है? इसमें कंप्रेशन जो होता है वो हाई स्पीड मोशन के कारण एयर को कंप्रेस किया जाता है। और एयर भी कैसी एयर होती है? एटमॉस्फेरिक एयर होती है। एटमॉस्फेरिक क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें ऑक्सीडाइजर टैंक का यूज नहीं होता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर से लेके और जो ये हाई स्पीड मोशन में चल रहे होते हैं, इसी के वजह से, इसी के मोशन से इनका कंप्रेशन होता है। यहां से आपका एयर और यहां से आपका हाई स्पीड मोशन, तो इसी की वजह से ना इनका कंप्रेशन होता है और फिर ये आगे कंबंशन में जाते हैं, फिर एग्जॉशन में जाते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ जेट, टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट। अब स्क्रैमजेट ही क्यों, रैमजेट क्यों नहीं? स्क्रैमजेट इसलिए क्योंकि ये चार्ट आप देखिए, प्रपोल्सन परफॉर्मेंस चार्ट है, ये बहुत बढ़िया चार्ट है। इसमें आप मैक को देखिए, स्क्रैमजेट जो है काफी अच्छी स्पीड आपको देता है मूव करने के लिए। तो स्क्रैमजेट क्यों प्रेफर किया जाता है इनके अकॉर्डिंग टर्बोफैन और रैमजेट के ऊपर? स्क्रैमजेट इसलिए हम परफॉर्म करते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हायर स्पीड देन एनी अदर जेट्स। तो जो भी दूसरे जेट्स हैं उससे बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड देता है। उसके बाद स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हाइपरसोनिक स्पीड्स, हाइपरसोनिक स्पीड्स के लिए यूज की जाती है। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद मेक रॉकेट्स सुपर एफिशिएंट एंड प्रोवाइड्स चीपर एक्सेस टू स्पेस एक्सप्लोरेशंस, बिकॉज और इंजन्स में क्या होते हैं आपके 3 से 4 स्टेज होते हैं। बेसिकली स्क्रैमजेट दावा करता है कि 2 स्टेजेस में ही आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली स्टेजेस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं, यहां ध्यान से देखिए। ये आपका एक आईसीबीएम है, आईसीबीएम तो आप जानते होंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये आपका एक आईसीबीएम है, ठीक है। सॉरी अगर ड्राइंग थोड़ा सा वैसे बन जाए। तो ये आपका एक आईसीबीएम है। ये लिफ्ट ऑफ सबसे पहले जो होगा, ये फ्लेम निकली और ये पहला जो है वो लिफ्ट ऑफ होगा। लिफ्ट ऑफ होने के बाद ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद इसका जो पहला स्टेज होगा उसमें जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है, वो इससे हट जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेज में क्या होगा? दूसरे स्टेज में फिर जो इसका जो सॉलिड फ्यूल बूस्टर इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, टैंक, फ्यूल टैंक। उसके बाद फिर वो स्टेज भी हट जाएगा। फिर तीसरे स्टेज में क्या होगा? फिर तीसरे स्टेज में ये इसकी जो ऊपर की जो टोपी होती है, जिस टोपी में हमारा सैटेलाइट वगैरह लिखा होता है, वो भी अलग हो जाएगी, जिसे फेयरिंग स्टेज कहते हैं। तो फेयरिंग स्टेज में वो सारी टोपी वगैरह सब अलग हो जाती है, सिर्फ सैटेलाइट बचती है। फिर उसके पैनल्स खुलते हैं और फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये था कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो बेसिकली अर्थ के ऑर्बिट में जब पहुंचने के बाद, ये अर्थ है, इसके ऑर्बिट में पहुंचने के बाद फिर ये मोशन में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ को लेके, एक ऑर्बिटल पाथ को लेके लोग घूमते रहते हैं। तो ये स्टेजेस होते हैं। इसके बाद और इसी वजह से स्क्रैमजेट इंजन अगर आप यूज करेंगे तो स्टेजेस थोड़े से कम हो जाते हैं और रॉकेट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद नो ऑक्सीडाइजर नीडेड, हेंस लिफ्ट ऑफ मास भी कंसिडरेबली रिड्यूस। ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सीडाइजर टैंक की इसमें जरूरत नहीं होती है स्क्रैमजेट इंजन अगर आप यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये एटमॉस्फेरिक इंजन से ही काम चला लेता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही काम चला लेता है। एंड कैन अचीव स्पीड्स ऑफ अप टू मैक 8 की मैक तक कर सकता है। बेसिकली चार्ट में तो 10 का भी दिखाया गया है, लेकिन 8 तक की स्पीड को ये लोग अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो अभी जो लॉन्च किया गया है HSTDV वो मैक 6 तक की है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है मैक? तो जो नॉन साइंस या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उनके लिए मैं बता दूं, मैक होता है द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। इसी को हम कहते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अपॉन में साउंड की स्पीड, उससे आपका मैक नंबर आ जाता है। तो अगर हाइपरसोनिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो मैक होनी चाहिए वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। सुपरसोनिक के लिए जब 1 से बड़ी हो और 5 से छोटी। ट्रांससोनिक के लिए जब 1 हो जाए तो उसे ट्रांससोनिक कहेंगे, और सबसोनिक के लिए जब 1 से कम की स्पीड हो, मैक नंबर 1 से कम हो। तो ये है आपका मैक नंबर। और ये डिफरेंट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, जैसे कि SLV-3 है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV है, ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV है यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं जिसके मदद से ये रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, ये सब हवा में, स्पेस में पहुंचाए जाते हैं। तो ये है आज का ये पूरा स्क्रैमजेट इंजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक हमने बिल्कुल ओवरव्यू पढ़ा
ज्यादा इसमें डीप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है, इतना इनफ है। तो आज के लिए मैं कुछ सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। आपका पहला सवाल आज का, आप लोग सवालों के जवाब नहीं देते हो, ये गलत बात है। आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी रिटेंशन पावर भी अच्छी होगी और सवाल भी कोई इतने ज्यादा टफ नहीं होते, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल होते हैं कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उससे इतने बेसिक सवाल तो आना लाजमी है। जैसे कि आज का पहला सवाल है आपके लिए, थोड़ा हमने सैटेलाइट्स पे बात की, लॉन्चिंग व्हीकल्स पे बात की। तो पहला सवाल कि भारत का जो पहला सैटेलाइट था वो कौन था, कौन सा भारत का पहला सैटेलाइट था, उसका नाम क्या था जो लॉन्च किया गया था। दूसरा सवाल आपके लिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो ने किया था। बेसिकली मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम कहा जाता है, जो आपके 2500 के नोट्स के पीछे भी बनाया गया है, इसका एक और नाम था, हिंदी नाम, इसका हिंदी नाम क्या था वो आप बता दीजिए मुझे। दूसरा सवाल आज आपका। तीसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल, इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे और इसरो की फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, इसरो के पहले चेयरमैन और इसरो की फुल फॉर्म, ये सब आप ध्यान रखिएगा। अभी इसरो के फिलहाल जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर के शिवन और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। तो ये आप याद रखिएगा। तीसरा सवाल था आपका, इसरो के पहले चेयरमैन कौन है। चौथा सवाल, फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूं। कमेंट्स थ्रेड में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जोश के साथ दिखाइए और बोलिए, करके दिखाएंगे, क्योंकि जब तक आपका ये पार्टिसिपेशन नहीं आएगा तब तक हमें भी जोश नहीं मिलता। तो पार्टिसिपेट कीजिए मैक्सिमम। बहुत ही आसान सवाल, मैंने 4 सवाल आपसे पूछे हैं, बहुत ही आसान है। और पांचवा मैं एक और पूछ लेता हूं, ये थोड़ा सा टफ है। पांचवा सवाल बहुत ही मतलब कि अनयूजुअल सा है, बहुत ही रेयर पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया तो। जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सवाल है पांचवा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो 5 सवाल मैंने आपसे पूछे आज, इनका जवाब आप दीजिएगा। टाइप्स ऑफ जेट, स्क्रैम जेट हमने सारा पढ़ लिया, मैक नंबर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स हमने देख लिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।